Exertion A 60 to 65% per degree latitude in both the hemisphere have low pressure belts or high pressure. तो दोनों हेमिस्फीयर नॉर्थन हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में 60 to 65% लैटिट्यूड का लो प्रेशर बेल्ट रहता है हाई प्रेशर के बजाय. रीज़न आर low pressure area are permanent over ocean rather than on land. तो लो प्रेशर एरिया जो रहता है वो ओशन में परमानेंट रहता है और लैंड में नहीं रहता. ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दोनों ए और आर ट्रू है. आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए और आर ट्रू है लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. फिर ए इज ट्रू आर इज फॉल्स. ए ट्रू लेकिन आर फॉल्स है. ए इज फॉल्स बट आर ट्रू है. ए फॉल्स लेकिन आर ट्रू है. सी एजर्शन ए इज ट्रू. एजर्शन ए जो है ट्रू है. The 60 to 65% latitude in both hemispheres are dominated by the subpolar low pressure belt, where the cold polar eastern lights meet warm western lights, creating a zone of convergence. तो 60 to 65% latitude होता है नॉर्थन और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में. सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट डोमिनेट करता है और कोल्ड पोलर ईस्टर्लीज वार्म वेस्टर्लीज के साथ मिलता है. कन्वर्जन जोन फॉर्म करता है. दिस लीड टू राइजिंग एयर एंड लो प्रेशर कंडीशन. इसकी वजह से एयर और लो प्रेशर कंडीशन होता है. रीज़न आर इज़ फॉल्स. आर जो है फॉल्स है. वेल ओशन जनरली हैव अ नॉर्मल स्टेबल प्रेशर पैटर्न ड्यू टू देयर थर्मल इनर्शिया. Low pressure system in the subpolar region are not restricted to ocean and can also occur over land, especially in area influenced by westerlies and cyclonic activity. रीज़न आर जो है फॉल्स है. ओशन जो है ज़्यादा स्टेबल रहता है. ओशन में जो प्रेशर स्टेबल रहता है. क्यों स्टेबल रहता है? क्योंकि थर्मल इनर्शिया रहता है. लो प्रेशर सिस्टम रहता है सब पोलर रीजन में और ओशन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. लैंड में भी प्रेशर रहता है और ज़्यादातर वेस्टर्लीज और साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से. फिर 61 में क्या है? Assertion A, the surface wind spiral inward upon the center of the cyclone. तो स्पाइरल सरफेस विंड जो है स्पाइरल इनवर्ड होता है सेंटर ऑफ साइक्लोन में. रीज़न आर द एयर डिसेंट इन द सेंटर ऑफ साइक्लोन. जो एयर डिसेंट होता है साइक्लोन के सेंटर में. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए और आर ट्रू है लेकिन आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए और आर ट्रू है लेकिन आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. सी में ए इज़ ट्रू लेकिन आर फॉल्स है. डी में ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. तो ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है. So both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A और R true है लेकिन R जो है correct explanation नहीं है A का. B. A tropical cyclone is a powerful rotating storms system characterized by strong winds, heavy rains, and low pressure, typically forming over warm ocean water in tropical regions. तो बी क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ही पावरफुल है. रोटेट करता है स्टॉर्म सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से रोटेट करता है. हेवी रेन्स रहता है. लो प्रेशर रहता है और गर्म ओशियन वाटर जो ट्रॉपिकल रीजन में वो फॉर्म होता है. तो
ट्रॉपिकल साइक्लोन पावरफुल रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम है। ये कैसे कैरेक्टर्स होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन इसीलिए पावरफुल है और रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम है क्योंकि ये विंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हेवी रेन्स है, लो प्रेशर है और वार्म ओशन में फॉर्म होता है ट्रॉपिकल रीजन में। एजर्शन ए इज ट्रू, ए एजर्शन है। इन tropical cyclone surface wind spiral inwards towards the low pressure center due to the Coriolis effects। फिर assertion A true है। ट्रॉपिकल साइक्लोन सरफेस विंड स्पायरल होता है अंदर की तरफ लो प्रेशर की तरफ सेंटर में कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। द रोटेशन डिपेंड ऑन द हेमिस्फीयर, काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो रोटेशन जो है डायरेक्शन डिपेंड होता है हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज, नॉर्थन हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रहता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। रीजन आर इज ट्रू, एयर डिसेंड इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन क्रिएटिंग द आई ऑफ द स्टॉर्म। रीज़न आर ट्रू रहता है, एयर डिसेंड होता है साइक्लोन के सेंटर में और वो स्टॉर्म में आई क्रिएट करता है विच इज़ टिपिकली काम एंड फ्री ऑफ रेन, जो काफ़ी शांत रहता है, रेन फ्री रहता है। दिस डिसेंट इज़ ड्यू टू सबसिडेंस इन द सेंटर ऑफ द लो प्रेशर सिस्टम। ये क्यों होता है? क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम के सेंटर में सबसिडेंस होता है। रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। रीज़न आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही एजर्शन ए का। द इनवर्स पैरेललिंग ऑफ सरफेस विंड इज कॉज्ड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पुलिंग एयर टूवर्ड्स द लो प्रेशर सेंटर एंड कोरियोलिस इफेक्ट नॉट बाय द डिसेंडिंग एयर इन द साइक्लोन सेंटर। तो रीज़न आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का। तो यहाँ पे सरफेस विंड जो है अंदर की तरफ स्पायरल होता है, इसकी वजह से होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से, जो एयर को पुल करता है लो प्रेशर सेंटर में, वो कोरियोलिस इफेक्ट। ये डिसेंड नहीं होता है, ये डिसेंडिंग साइक्लोन सेंटर में डिसेंडिंग एयर की वजह से नहीं होता है। कोरियोलिस इफेक्ट अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है और उसी की वजह से सरफेस विंड जो है इनवर्ड में स्पाइरल होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से लो प्रेशर सेंटर में। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर ट्रू है लेकिन आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। कंसीडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफिकल फिनोमेना। तो ये क्लाइमेटिक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है। फर्स्ट कंडेंसेशन, सेकेंड ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, थर्ड इज ओरोग्राफी, फोर्थ इज वर्टिकल विंड। थंडर क्लाउड डेवलपमेंट इज ड्यू टू विच दिस फिनोमेना? A1 and 2, B2, 3 and 4, C1, 3, 4 and D is 1, 2, 3 and 4। तो ये क्लाइमेटिक ज्योग्राफिकल फिनोमेना, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो थंडर क्लाउड डेवलपमेंट का फिनोमेना की वजह से होता है? सो करेक्ट आंसर इज डी विच इज़ 1, 2, 3, 4। जब थंडर क्लाउड डेवलपमेंट होता है कंडेंसेशन की वजह से, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से, ओरोग्राफी की वजह से और वर्टिकल विंड की वजह से। डी थंडर क्लाउड डेवलपमेंट स्पेसिफिकली cumulonimbus cloud is influenced by various climatic and geographical factors. So D जो है थंडर क्लाउड डेवलपमेंट स्पेसिफिकली
कुमुलम्बस क्लाउड, ये इन्फ्लुएंस होता है अलग अलग क्लाइमेटिक जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से। सो स्टेटमेंट आर इज़ करेक्ट। Condensation is the process by which water vapor in the atmosphere cools and turns into liquid water droplets. तो यहाँ पर स्टेटमेंट आर क्या है? कंडेंसेशन प्रोसेस है जहाँ पर वाटर वेपर जो रहता है एटमॉस्फेयर में ठंडा होता है और उसको वेपर को लिक्विड वाटर में बदल देता है, लिक्विड ड्रॉपलेट में बदल देता है। तो कंडेंसेशन तो occur, the air must be saturated and cooling must take place. तो ये जो है एटमॉस्फेयर है जो ठंडा होता है तो वाटर वेपर को लिक्विड वाटर में बदल देता है कंडेंसेशन की वजह से और सैचुरेट करता है सैचुरेशन और कूलिंग की वजह से। दिस फॉर्म क्लाउड एंड इन द केस ऑफ थंडरस्टॉर्म्स द टावरिंग cumulonimbus क्लाउड्स। और इस केस में क्लाउड जब फॉर्म होता है तो थंडरस्टॉर्म होता है। दिस क्लाउड रिजल्ट फ्रॉम इंटेंस कंडेंसेशन व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर राइज एंड कूल। तो जब कंडेंसेशन होता है तो वार्म गर्म हवा जो है वो ठंडा हो जाता है और वो फिर कूल हो जाता है और फैल जाता है। स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। हाई टेम्परेचर नियर अर्थ सरफेस हीट द एयर causing it to become lighter and rise convections। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। हाई टेम्परेचर जो रहता है अर्थ के सरफेस हीट में, अर्थ के सरफेस में वो एयर को हीट देता है, उसकी वजह से लाइटर राइज कन्वेक्शन होता है। ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी जो है क्या होता है, वाटर वेपर का अमाउंट रहता है। When the air is warm and moist, it carries more energy, which is essential for unstable atmospheric condition। तो जब एयर वार्म होता है, मॉइस्ट होता है, तो इसमें बहुत एनर्जी रहता है जो काफ़ी ज़रूरी है अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए। दिस कंडीशन fuel the upward movement of air masses leading to formation of thunder cloud। तो ये कंडीशन जो है वो एयर मासेस को ऊपर की तरफ लेके जाता है, उसकी वजह से थंडर क्लाउड फॉर्म होता है। स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट। ओरोग्राफी रिफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ माउंटेन्स एंड टेरेन ऑन वेदर पैटर्न्स। ओरोग्राफी किसको रिफ़र करता है? माउंटेन्स और टेरेन का जो वेदर पैटर्न है, मतलब वेदर पैटर्न जो है माउंटेन टेरेन का जो इन्फ्लुएंस करता है उसको बोलते हैं ओरोग्राफी। When air is forced to rise over mountain called orographic lifting is cool and condense forming clouds। तो एयर जब एयर फोर्स्ड होता है और माउंटेन की तरफ, माउंटेन से ऊपर, तो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग होता है। ये ठंडा करता है, कंडेंस करता है और क्लाउड फॉर्म करता है। दिस लिफ्टिंग मैकेनिज्म ऑफ ट्रिगर thunderstorm, particularly on the windward side of mountains where moisture-laden air ascends। तो ये मैकेनिज़्म जो है लिफ्ट करता है, ट्रिगर करता है थंडरस्टॉर्म को विंडवर्ड में, पर्टिकुलरली माउंटेन के साइड में, और मॉइस्चर एयर लेडन असेंड होता है। स्टेटमेंट 4 इज़ करेक्ट। वर्टिकल wind or updraft are essential for the development of cumulonimbus cloud। तो स्टेटमेंट 4 में क्या है? वर्टिकल विंड और अपड्राफ्ट ये एसेंशियल है क्लाउड cumulonimbus क्लाउड का डेवलपमेंट के लिए। दिस अपवर्ड ड्राफ्ट कैरी वार्म मॉइस्ट एयर अपवर्ड इनटू द colder लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर allowing द क्लाउड टू ग्रो वर्टिकली। तो ये अपड्राफ्ट जो है कैरी करता है वार्म मॉइस्ट एयर को ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर के ठंडी लेयर में और अलाउ करता है वर्टिकली ग्रो होने के लिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोशन एंड मॉइस्चर कंट्रीब्यूट टू द लोअर स्ट्रक्चर ऑफ थंडर क्लाउड। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोशन और मॉइस्चर जो है उसका कॉम्बिनेशन
कंट्रीब्यूट करता है थंडर क्लाउड के टावरिंग स्ट्रक्चर को। For short storm, climatic prediction, which one of the following events detected in the last decade is associated with occurrence of weak monsoon rain in the Indian subcontinent। तो शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रेडिक्शन जहाँ पे इवेंट्स होते हैं लास्ट डिकेड ये एसोसिएट रहता है occurrence वीक मानसून रेन से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है। A. La Nina. B. Movement of jet streams. C. El Nino and Southern Oscillation. D. Greenhouse effect at a global level। यहाँ पे ला नीना जेट स्ट्रीम का मूवमेंट, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल लेवल पे। तो सी इज करेक्ट है। अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन होता है। अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन ENSO events are known to significantly impact the Indian monsoons। अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जो ENSO इवेंट जो है वो इंडियन मानसून के ऊपर बहुत असर करता है। ड्यूरिंग अल नीनो इवेंट्स सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियंस वार्म अनयूजुअली। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अल नीनो इवेंट्स होता है तो समुंदर का जो सरफेस टेम्परेचर जो रहता है सेंट्रल में ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में गर्म होता है। दिस इज डिसरप्ट ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इंक्लूडिंग द मानसून विंड्स। इसकी वजह से ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है वो डिसरप्ट होता है, स्पेशली मानसून विंड। इन इंडिया दिस रिजल्ट्स इन वीकेंड मानसून एंड रिड्यूस रेनफॉल। तो इंडिया में इसका रिजल्ट की वजह से मानसून जो है वीक होता है और कम रेनफॉल आता है, ऑफन लीडिंग टू ड्रॉट लाइक कंडीशन इन द सेंट्रल सर्टेन रीजन। और इसकी वजह से क्या होता है, अकाल जैसा कंडीशन होता है और कुछ रीजन में। द सदर्न ऑसिलेशन ए पीरियड चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पैसिफिक वर्क इन टैंडम विद अल नीनो टू एम्पलीफाई इट्स इफेक्ट। सदर्न ऑसिलेशन एक पीरियोडिक चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेस्टर्न और ईस्टर्न पैसिफिक वर्क जो एल नीनो में टैंडम रहता है और एम्पलीफाई करता है उसके इफेक्ट को। A, B and D are incorrect। ला नीनो कूलर पैसिफिक टिपिकली स्ट्रेंथन द मानसून। ला नीनो जो है वो पैसिफिक को ठंडा करता है, मानसून को स्ट्रेंथ करता है। जेट स्ट्रीम प्राइमरी इन्फ्लुएंस मानसून ऑनसेट एंड वर्ल्ड विड्रॉल नॉट ऑकर्जन वीक रेनफॉल। जेट स्ट्रीम जो है वो इन्फ्लुएंस करता है मानसून ऑनसेट को, विड्रॉ करता है और वीक रेनफॉल नहीं होने देता। ग्रीन हाउस इफेक्ट while contributing to long-term climate change, this does not directly explain the short-term monsoon variation। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज को, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मानसून के बारे में डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। PWIS extra H। La Nina is the opposite phases of El Nino। ला नीना जो है वो एल नीनो का ऑपोजिट फेस characterized by cooler than ever sea surface temperature in the central and eastern Pacific Ocean। ला नीना जो है एल नीनो का ऑपोजिट फेस है, वो ठंडा एवर सी सरफेस टेम्परेचर जो पैसिफिक ओशन के सेंट्रल और ईस्टर्न में रहता है। दिस कूलिंग इफेक्ट typically leads to stronger trade winds and enhanced monsoon activity in India, often resulting in above average rainfall। तो ये जो कूलिंग इफेक्ट है इसकी वजह से स्ट्रॉन्गर ट्रेड विंड होता है और वो मानसून एक्टिविटी को एनहांस करता है इंडिया में, इसकी वजह से एवरेज रेनफॉल होता है। ला नीना condition can lead to flooding in regions prone to heavy rains and can affect global weather pattern including hurricane and cold winter in certain areas। ला नीना कंडीशन जो रहता है उसमें रीजन में जहाँ पर फ्लड होता है वहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है,
इसकी वजह से ग्लोबल वेदर पैटर्न में इफेक्ट पड़ता है और ह्यूरिकेन और कोल्ड विंटर होता है कुछ एरिया में। Southern Oscillation SO. The Southern Oscillation refers to periodic fluctuation of atmospheric pressure between the Western and Eastern Pacific Ocean. तो Southern Oscillation जो है वो periodic fluctuation रहता है atmospheric pressure का Western और Eastern Pacific Ocean के बीच में। This fluctuation is measured using the Southern Oscillation Index SOI. ये fluctuation जो है वो होता है Southern Oscillation Index SOI की वजह से। A negative SOI indicate El Nino condition, while positive SOI correspond to La Nina. जो नेगेटिव SOI है, अगर सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स नेगेटिव है तो अल नीनो कंडीशन को इंडिकेट करता है, और अगर पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स रहता है तो ला नीना को इंडिकेट करता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज associated with the southern oscillation play a crucial role in modulating the strength and impact of both El Nino and La Nina effect. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है वो चेंज एसोसिएट करता है सदर्न ऑसिलेशन को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एल नीनो और ला नीनो इवेंट्स दोनों को ऊपर स्ट्रेंथ देने में, इम्पैक्ट करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है सदर्न ऑसिलेशन। टेम्परेचर and rainfall of a meteorological station are given below. जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन जो है वहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल जो जनवरी में 9.4 डिग्री सेल्सियस रहता है, रेनफॉल 12.2 सेंटीमीटर, फेब में 10.6, रेनफॉल 9.1 सेंटीमीटर होता है, मार्च में 11.7 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 7.9 सेंटीमीटर होता है, अप्रैल में 12.2 डिग्री सेल्सियस, तो रेनफॉल 2.5 सेंटीमीटर होता है, मई में 13.3 डिग्री सेल्सियस होता है, रेनफॉल 1.0 सेंटीमीटर होता है, जून में 13.9 और रेनफॉल 0.3 सेंटीमीटर होता है, जुलाई में 13.9 और 0.3 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, अगस्त में 14.4 डिग्री सेल्सियस और इसमें 0.3 सेंटीमीटर, सितंबर में 15.6 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल 0.8 सेंटीमीटर होता है, अक्टूबर में 15 डिग्री सेल्सियस होता है, रेनफॉल 2.5 सेंटीमीटर होता है, नवंबर में 13.3 सेंटीमीटर और 13.3 डिग्री और सेल्सियस और रेनफॉल 6.1 सेंटीमीटर होता है, दिसंबर में 10.6 डिग्री सेल्सियस होता है, दिसंबर में रेनफॉल 11.7 सेंटीमीटर होता है। Average temperature 12.8 degrees Celsius. Average rainfall is 54.9 centimeters per annum. Average temperature 12.8 degrees Celsius. Average rainfall 54.9 centimeter हर साल होता है। Identify the region having the above climatic pattern from among the following. Region को identify करो जो climatic patterns के ऊपर है among following में A Mediterranean region, B monsoon region, C steppe region, D NW European region. A Mediterranean region is correct. The Mediterranean region is characterized by hot dry summer and mild wet winter. तो मेडिटेरियन रीजन जो है हॉट ड्राई समर और माइल्ड वेट विंटर में होता है। रेनफॉल इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द विंटर मंथ.
एग्जाम्पल दिसंबर 11.7 सेंटीमीटर, जनवरी 12.2 सेंटीमीटर। तो रेनफॉल जो है विंटर मंथ में होता है, दिसंबर 11.7 सेंटीमीटर, जनवरी में 12.2 सेंटीमीटर, एंड सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस ड्यूरिंग द समर मंथ, जून 0.3 सेंटीमीटर, जुलाई अगस्त नो रेनफॉल। तो बाद में कम हो जाता है समर के महीने में, जून में 0.3 सेंटीमीटर, जुलाई अगस्त के महीने में कोई रेनफॉल नहीं रहता। द टेम्परेचर रिमेन मॉडरेट ईयर राउंड, रेंजिंग फ्रॉम 9.4 डिग्री सेल्सियस टू 15.6 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहता है हर साल, 9.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15.6 सेंटीमीटर। द कंसिस्टेंट विद मेडिटेरियन रीजन, ये कंसिस्टेंट है मेडिटेरियन रीजन में। Winter are mild while summer are warm but not excessively hot due to warm maritime influence. Winter mild रहता है, summer warm रहता है, लेकिन ज़्यादा hot नहीं रहता है maritime influence की वजह से। ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट। बी, सी और डी इनकरेक्ट है। Monsoon region have rainfall concentrated in the summer month, opposite to the Mediterranean patterns. तो मानसून रीजन जो रहता है उसमें रेनफॉल कॉन्सेंट्रेटेड रहता है समर मंथ में, ऑपोजिट रहता है मेडिटेरियन पैटर्न्स में। स्टेपी रीजन्स आर सेमी एराइड विद लो एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर एंड हायर टेम्परेचर एक्सट्रीम अनलाइक द गिवन डेटा। स्टेपी रीजन जो रहता है सेमी एराइड रहता है, लो एनुअल रेनफॉल रहता है 50 सेंटीमीटर से कम, और टेम्परेचर एक्सट्रीम रहता है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप एक्सपीरियंस रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड इवन thoroughly the year unlike the dry summer show in the data। तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप जो है रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है पूरे साल भर, ड्राई समर रहता है जैसे डेटा में दिखाया है। तो करेक्ट आंसर इज़ ए, विच इज़ मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन जो रहता है उनका समर ड्राई रहता है, हॉट रहता है, माइल्ड रहता है, वेट विंटर रहता है। रेनफॉल विंटर मंथ में होता है। तो उनका विंटर जो है ड्राई रहता है, वार्म रहता है, लेकिन उतना गर्म नहीं रहता है जितना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है मैरीटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से। Consider the following statement about roaring 40s। स्टेटमेंट जो है रोरिंग 40s के बारे में। They blow uninterrupted in the northern and southern hemisphere। ये नॉर्थन और सदर्न हेमिस्फीयर में अनइंटरप्ट ब्लो करता है। They blow with great strength and constancy। ये जो रोरिंग 40s जो है वो ब्लो करता है ग्रेट स्ट्रेंथ कंस्टेंसी से। द डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इनका जो डायरेक्शन जो है नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट तक रहता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ओवरकास्ट स्काइज, रेन एंड रॉ वेदर आर जनरल एसोसिएटेड विद देम। तो ओवरकास्ट स्काइज, रेन और रॉ वेदर जो है जनरल एसोसिएट करते हैं उससे। विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए 1, 2 एंड 3, बी 2, 3 एंड 4, सी 1, 3 एंड 4, डी 1, 2 एंड 4। The soaring 40s are strongly westerly winds formed between 40 degrees Celsius and 50 degrees Celsius in the southern hemisphere, known for their strength due to absence of major landmasses. The roaring 40s strong westerly winds जो है 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री लैटिट्यूड में रहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। अपने स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है मेजर लैंडमार्क्स एब्सेंट होने की वजह से। स्टेटमेंट 1,
Incorrect है. This wind are exclusive to the southern hemisphere, as large land masses in the northern hemisphere disrupt wind flow. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो इनकरेक्ट है. विंड जो है सदर्न हेमिस्फीयर में एक्सक्लूसिव रहता है. नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो लार्ज लैंड मास रहता है उसको विंड फ्लो को डिस्टर्ब करता है. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. The roaring forties are driven by strong pressure gradient between the subtropical high pressure belt and subtropical low pressure zone. The southern hemisphere vast ocean enhancing their consistency. तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. तो रोरिंग 40 जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर जोन के बीच में होता है. सदर्न हेमिस्फीयर के वास्ट ओशन में जो कंसिस्टेंसी को एनहांस करता है. स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. The Coriolis effect causes a deflection of this wind, giving them northwest to east trajectory. तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट रहता है. कोरियोलिस इफेक्ट जो है विंड के डिफ्लेक्शन की वजह से होता है नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट के ट्रैजेक्टरी तक. तो स्टेटमेंट 4 करेक्ट रहता है. दिस विंड कैरी मॉइस्चर often resulting in stormy rainy conditions especially in the southern Indian and Pacific Ocean. तो स्टेटमेंट 4 जो है करेक्ट रहता है. ये विंड जो है मॉइस्चर कैरी करता है इसकी वजह से स्टॉर्मी और रेनी कंडीशन होता है और वो स्पेशली सदर्न इंडियन और पैसिफिक ओशन में होता है. टू 3 4 सोरिंग 40s. तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी ज़्यादा रहता है. डायरेक्शन जो है विंड का वो सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट तक रहता है. आउटर कास्ट स्काइज रेन और रॉ वेदर जो रहता है एसोसिएट रहता है उसके साथ. Which one of the area marked as A, B, C, D in the given figure of the cyclone witness heavy torrential short duration rainfall accompanied by thunderstorm 99? तो ये एरिया जो है A, B, C और D जो है वो साइक्लोन का विटनेस करता है हेवी रेनफॉल को. शॉर्ट ड्यूरेशन में रेनफॉल होता है थंडरस्टॉर्म की वजह से. A, B, C और D. A, B, C, D. Option B is correct. In the given figure, B lies between two cyclone zones A and D. The area marked B in the cyclone diagram is the region that experienced heavy torrential short duration rainfall accompanied by thunderstorms. B जो है साइक्लोन A और D के बीच में होता है और D मार्क करता है साइक्लोन में के डायग्राम में. हेवी रेन टोरेंटियल रेन एक्सपीरियंस करता है थोड़े समय के लिए थंडरस्टॉर्म की वजह से. B is located near I. B is located near the eye wall where the most intense activity occurs. This region experienced torrential rain thunderstorm due to rapid updraft of warm, moist air
एंड ए सब्सिक्वेंट कूलिंग कंडेंसेशन। ये बी जो है ये ऐसे आई के वॉल में लोकेटेड है जहाँ पे जो इंटेंस एक्टिविटी होता है। रीजन जो है इसमें टॉरेंटल रेन होता है, थंडर स्टॉर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि वार्म मॉइस्ट एयर अपड्राफ्ट होता है और ठंडा होता है कंडेंसेशन में। So options C, A and C are incorrect. A and D location further from the core. This area experience lighter and more scattered rainfall. A और D जो है वो काफ़ी दूर है कोर से और ये एरिया एक्सपीरियंस करता है लाइटर और ज़्यादा स्कैटर्ड रेनफॉल से। C likely represent the calm eye of the cyclone with minimum weather activity. C जो है साइक्लोन का आई को रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम वेदर एक्टिविटी होता है। PW on the ice extra edge. A cyclone is rapidly rotating storm system characterized by low pressure at its center, strong wind, heavy rainfall. साइक्लोन जो है रैपिडली रोटेट होता है स्टॉर्म में सिस्टम में। ये साइक्लोन किसकी वजह से होता है? लो प्रेशर की वजह से होता है जो सेंटर में क्रिएट होता है और उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग विंड आता है और हेवी रेनफॉल होता है। इट फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर वेयर द वार्म एयर इज राइसेस क्रिएटिंग लो प्रेशर एरिया दैट ड्रॉ इन मोर एयर। साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है? जब वो ओशन का पानी गर्म रहता है तो ये जो ओशन का पानी जो है वेपर में चेंज हो जाता है, तो ये गर्म हवा जो रहता है वो ऊपर आता है और लो प्रेशर क्रिएट करता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है ज़्यादा से ज़्यादा हवा को घुमा के। द अर्थ्स रोटेटिंग कॉजेज द एयर टू स्पाइरल फॉर्मिंग साइक्लोनिक सिस्टम। और अर्थ में यही एयर जो है रोटेट करता है स्पाइरल फॉर्म में और इसकी वजह से साइक्लोनिक सिस्टम फॉर्म होता है। टाइप्स ऑफ साइक्लोन: ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ट्रॉपिकल रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म एयर एंड इंटेंस rain and wind, with extra tropical cyclone in temperate region that form outside the tropic and can bring varying weather pattern include rain and snow. साइक्लोन का टाइप: ट्रॉपिकल साइक्लोन जो रहता है ट्रॉपिकल रीजन में कैरेक्टराइज होता है वार्म एयर और इंटेंस रेन और विंड की वजह से। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट रीजन में जो ट्रॉपिक के बाहर होता है वो वेदर में पैटर्न्स लेके आते हैं, इसमें रेन और स्नो भी शामिल है। साइक्लोन स्ट्रक्चर कंटेन एन आई calm and clear center of the cyclone. Eye wall, the most intense part of cyclone, with a strong wind, thunderstorm and torrential rain, and rain bands or spiral band of cloud precipitation surrounding the eye wall, bringing intermittent rainfall and storm. साइक्लोन स्ट्रक्चर में आई रहता है जो काम और क्लियर पार्ट रहता है साइक्लोन के सेंटर में। आई वॉल जो रहता है साइक्लोन का जो बहुत ही इंटेंस पार्ट रहता है, स्ट्रॉन्ग विंड रहता है, थंडर स्टॉर्म रहता है, टॉरेंटियल रेन रहता है, रेन बैंड या फिर स्पाइरल बैंड रहता है जहाँ पे क्लाउड का बैंड रहता है प्रेसिपिटेट करता है आई वॉल के आसपास और इंटरमिटेंट रेनफॉल स्टॉर्म लेके आता है। Consider the following temperature and rainfall data. Temperature rainfall data: जनवरी में टेम्परेचर 6.7 डिग्री, रेनफॉल 14 सेंटीमीटर होता है। फेब में 6.7 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 13.2 सेंटीमीटर होता है। मार्च में 7.2 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 11.4 सेंटीमीटर होता है। अप्रैल में 8.9 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 9.4 सेंटीमीटर होता है। मई में 11.1 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 8.1 सेंटीमीटर होता है। जून में 13.9 डिग्री सेल्सियस, 8.1
सेंटीमीटर होता है। जुलाई में 15 डिग्री सेल्सियस 9.6 सेंटीमीटर होता है। अगस्त में 15 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल 12.2 सेंटीमीटर होता है। सितंबर में 13.9, टेम्परेचर 10.4 सेंटीमीटर होता है। सितंबर में 13.9 डिग्री सेल्सियस और 10.4 सेंटीमीटर होता है। अक्टूबर में टेम्परेचर 11.1 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल 14.4 सेंटीमीटर होता है। नवंबर में 8.9 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल 14 सेंटीमीटर होता है। दिसंबर में 7.8 डिग्री सेल्सियस और 16.8 सेंटीमीटर होता है। The climate to which this data pertain is climate ये डेटा देता है। A सेंट लॉरेंस टाइप, B चाइना टाइप, C वेस्ट यूरोप टाइप, D मेडिटेरियन टाइप। D मेडिटेरियन टाइप करेक्ट है। Mediterranean climate is characterized by mild wet winter and hot dry summer। तो मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट जो है वो माइल्ड वेट विंटर हॉट ड्राई समर में कैरेक्टराइज होता है। इन दिस क्लाइमेट टाइप द रेनफॉल इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द विंटर मंथ, टिपिकली फ्रॉम नवंबर टू मार्च। ये क्लाइमेट टाइप जो रहता है रेनफॉल कॉन्सेंट्रेट करता है विंटर महीने में और स्पेशली नवंबर से लेकर मार्च तक। वाइल द समर मंथ एक्सपीरियंस लिटिल नो रेनफॉल, समर मंथ जो है रेनफॉल एक्सपीरियंस नहीं करता। टेम्परेचर रिमेन माइल्ड थ्रू आउट द ईयर विद वार्म ड्राई समर एंड कूलर वेटर विंटर। टेम्परेचर जो रहता माइल्ड रहता थ्रू आउट पूरे साल भर, वार्म ड्राई समर और कूलर वेट विंटर रहता है। The temperature in the data is warmer than the typical St. Lawrence climate, and rainfall pattern with dry summer doesn't match the consistent rainfall this type usually has। Temperature जो रहता है इस डेटा में गर्म रहता है कंपेयर टू सेंट लॉरेंस क्लाइमेट से। रेनफॉल पैटर्न जो रहता है ड्राई समर रहता है, मैच नहीं करता कंसिस्टेंट रेनफॉल से इस टाइप का। The data doesn't show the monsoon pattern with heavy summer rain and dry winter typical of the China type। डेटा जो है मानसून पैटर्न नहीं दिखाते हैवी समर रेन में और ड्राई विंटर्स जो टिपिकल रहता है चाइना टाइप से। द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन द डेटा इज मोर सीजनल विद अ डिस्टेंट वेट विंटर, अनलाइक द वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट विच यूजुअली हैज़ ईयर राउंड मॉडरेट रेनफॉल। तो डेटा में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सीजनल रहता है, डिस्टेंट वेट विंटर रहता है, वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट के जैसा नहीं रहता है जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है। A, B, C इनकरेक्ट है। सेंट लॉरेंस, दिस क्लाइमेट हैज़ colder winter and more consistent rainfall throughout the year, unlike the distant seasonal rainfall in the data। सेंट लॉरेंस टाइप का क्लाइमेट जो रहता है ठंडा विंटर रहता है, कंसिस्टेंट रेनफॉल रहता है पूरे साल भर और डेटा के हिसाब से कुछ अलग सीजनल रेनफॉल नहीं होता। चाइना टाइप, दिस क्लाइमेट फीचर सिग्निफिकेंट समर मानसून रेनफॉल and dry winter which is the opposite of the given data। चाइना टाइप क्लाइमेट जो है समर मानसून रेनफॉल रहता है, ड्राई विंटर रहता है, ऑपोजिट रहता है गिवन डेटा से। वेस्ट यूरोपियन टाइप, द वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट हैज़ मॉडरेट रेनफॉल distributed fairly evenly across the year, unlike the dry summer and the west winter pattern shown here। वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट रेनफॉल दिखाता है पूरे साल भर, वैसा नहीं रहता ड्राई समर वेट विंटर पैटर्न्स के जैसा नहीं होता वेस्ट यूरोपियन टाइप का।
The correct sequence different layer of the atmosphere from the surface of the earth upwards. तो जो अर्थ का अपवर्ड सरफेस जो है एटमॉस्फेयर में, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर. बी स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर. सी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर. डी स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर. करेक्ट आंसर सी है, विच इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर है. The correct sequence of different layer of atmosphere from the surface of the earth upward. ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर और आयनोस्फियर. तो जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर है, कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, मेसोस्फियर में और बाद में आयनोस्फियर. ट्रोपोस्फियर क्या है? दिस इज द लोएस्ट layer of the atmosphere, extending from the Earth's surface up to 18 to 15 kilometer. It contains most of the Earth's weather systems and clouds. ट्रोपोस्फियर जो है ये एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट लेयर है. जो एक्सटेंड होता है अर्थ सरफेस से 8 to 15 किलोमीटर, और यहाँ पे अर्थ का वेदर क्लाउड सिस्टम भी शामिल है. स्ट्रेटोस्फियर अबव द ट्रोपोस्फियर, दिस लेयर एक्सटेंड अराउंड 15 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर. तो स्ट्रेटोस्फियर जो है ट्रोपोस्फियर के ऊपर है और एक्सटेंड होता है 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक. इट कंटेन ओजोन लेयर विच ऑब्जॉर्व एंड स्कैटर अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन. ओजोन लेयर रहता है और उसमें अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन ऑब्जॉर्व करता है, स्कैटर करता है. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर. Mesosphere above the stratosphere. The mesosphere stretch above 15 किलोमीटर to 85 किलोमीटर्स. तो फिर स्ट्रेटोस्फियर के बाद आता है मेसोस्फियर. मेसोस्फियर स्ट्रेच होता है 15 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर. इट इज़ द लेयर वेयर meteors burn up upon entry into the earth atmosphere. ये ऐसा लेयर एटमॉस्फेयर का जहाँ पे मीटियोराइट्स जो स्पेस से आता है वो इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के इस लेयर में आता है और जलना स्टार्ट होता है. तो इसे वो टूटा हुआ तारा दिखता है, लेकिन वो मीटियोर रहता है स्पेस का, जो मेसोस्फीयर पे एंट्री होते ही जल जाता है. आयनोस्फीयर, दिस इज नॉट अ डिस्टेंट लेयर लाइक द अदर but rather a region of the atmosphere spanning from about 15 km to 1000 km where ionization of gases occurs. तो आयनोस्फीयर जो है वो बाकी सारे लेयर से अलग नहीं है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर के उस रीजन पे है, मतलब 50-60 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक. यहाँ पे गैसेस का आयनाइजेशन होता है. द आयनोस्फीयर ओवरलैप विद द थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर. ये आयनोस्फीयर जो ओवरलैप करता है थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में. सो क्या है करेक्ट आंसर? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर. करेक्ट आंसर इज सी. Consider the following climate condition नॉर्थन हेमिस्फीयर. तो टेम्परेचर जनवरी का महीने में 3.9 डिग्री सेल्सियस, 4.7 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है. फरवरी में 4.4 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 5.7 सेंटीमीटर होता है. मार्च में 8.3 डिग्री सेल्सियस, 8.2 सेंटीमीटर होता है. अप्रैल में 14.4 डिग्री सेल्सियस, 9.2 सेंटीमीटर होता है. मई में 20 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 9.2 सेंटीमीटर होता है. जून में 23.3 डिग्री सेल्सियस और 17.7 सेंटीमीटर होता है. जुलाई में 27.8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 14.5 सेंटीमीटर होता है. अगस्त में 27.8 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल 14 सेंटीमीटर होता है. सितंबर में 22.3 डिग्री सेल्सियस और
रेनफॉल 12.7 सेंटीमीटर होता है। अक्टूबर में 8.3 डिग्री सेल्सियस और बारिश 7 सेंटीमीटर होता है। नवंबर में 12.2 डिग्री सेल्सियस और 5 सेंटीमीटर होता है। दिसंबर में 6.7 डिग्री सेल्सियस और 3.5 सेंटीमीटर होता है। दिस आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन नेचुरल रीजन ऑफ, ये जो है कौन से रीजन में देखने को मिलता है? चाइना टाइप, बी इक्वेटोरियल टाइप, सी हॉट डेजर्ट टाइप या डी मानसून टाइप। China type. A China type, the climate data provide with moderate temperature, distant seasonal rainfall patterns more in line with the China type climate found in a part of Eastern Asia. तो ये जो क्लाइमेट का जो डेटा प्रोवाइड किए मॉडरेट टेम्परेचर के बारे में बताता है। यहाँ पे सीजनल रेनफॉल होता है। तो ये चाइना टाइप क्लाइमेट है जो ईस्टर्न एशिया में देखने को मिलता है। द टेम्परेचर ग्रेजुअल इंक्रीजेस 3.9 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस जनवरी एंड 27.8 डिग्री सेल्सियस जुलाई। इसका टेम्परेचर जनवरी में से लेकर 3.9 डिग्री सेल्सियस से लेकर जुलाई तक 27.8 डिग्री सेल्सियस में बढ़ जाता है एंड देन डिक्रीज टूवर्ड्स दिसंबर आते आते कम होता है। दिस शो वार्म समर एंड कूल विंटर विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ climate. Summer typically hot and humid and winter cold and dry. तो ये जो है वार्म समर कूल विंटर जो है वो चाइना टाइप क्लाइमेट दिखाता है। समर जो है हॉट रहता है, ह्यूमिड रहता है, विंटर जो कोल्ड और ड्राई रहता है। Indonesia forest fire in 1997 was caused by A. Greenhouse effect, B. Depletion of ozone layer, C. El Nino effect, D. None of this. So D is correct. 1997 Indonesian forest fire were primarily caused by human activity like slash and burn agriculture to clear land for plantation, particularly for palm oil production. This fire escalated due to a lack of effective forest management practices. तो यहाँ पर डी जो है 1997 इंडोनेशियन फॉरेस्ट जो है ये होते ह्यूमन एक्टिविटी जैसे स्लैश बर्न एग्रीकल्चर की वजह से जहाँ पे लैंड क्लियर किया जाता है लैंड प्लांटेशन के लिए, पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए। ये फायर जो है बढ़ाता है। ये जो फायर जो है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को कम करता है। Option A, B and C are incorrect. The greenhouse effect refers to the trapping of heat in the Earth's atmosphere by greenhouse gases leading to global warming. ग्रीनहाउस इफेक्ट जो है यहाँ पे हीट ट्रैप होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है और ग्लोबल वार्मिंग कैन इन्फ्लुएंस क्लाइमेट पैटर्न। देयर इज़ नो डिफरेंट एविडेंस लिंकिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एज ए इमीडिएट कॉजेस ऑफ द 1997 फायर। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट पैटर्न को, तो यहाँ पे एविडेंस नहीं दिखता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कुछ लिंक है इंडोनेशिया फॉरेस्ट फायर में 1997 में जो हुआ था। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। द डिप्रेशन इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद इंक्रीज अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर। ओजोन लेयर जो है अर्थ का प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और जैसे जैसे यूवी एक्सपोजर बढ़ता है तो ये ओजोन लेयर डिप्रेशन होता है। द ओजोन लेयर डिप्रेशन डज नॉट हैव डायरेक्ट कनेक्शन टू द फॉरेस्ट फायर इंक्लूडिंग दोज इन द इंडोनेशिया 1997। ओजोन लेयर डिप्रेशन जो है उसका इंडोनेशिया के फायर के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनता है,
El Nino is a climatic phenomenon characterized by warming of sea surface temperature in the central and eastern Pacific Oceans, leading to significant weather change globally. El Nino जो है एक ऐसा क्लाइमेटिक फेनोमेना है जहाँ पे सेंट्रल पैसिफिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का जो पानी जो है वो गर्म होता है। तो गर्म होने की वजह से क्या होता है, अल नीनो क्लाइमेटिक फेनोमेना फॉर्म होता है और ये अल नीनो जो है ग्लोबली वेदर को चेंज करता है, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इंडोनेशिया फॉरेस्ट फायर। लेकिन अल नीनो का भी कोई रिलेशन नहीं है इंडोनेशिया के फॉरेस्ट फायर से। डेली वेदर मैप शोइंग आइसोबार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। डेली वेदर मैप जो है आइसोबार दिखाता है। इसका एग्जांपल क्या है? ए क्लोरोलेप्ट, बी आइसोलेप्ट, सी क्लोरोक्रोमैटिक मैप, डी क्लोरोस्कीमेटिक मैप, बी आइसोप्लेट मैप। इसका आइसोलेप्ट मैप इज़ अ टाइप ऑफ thematic map that uses line isolapse to connect point of equal value of particular variable. आइसोलेप्ट जो है वो थीमेटिक मैप का एक टाइप है जो उसमें लाइन यूज़ करता है आइसोलेप्ट, ताकि पर्टिकुलर वेरिएबल का इक्वल वैल्यू को कनेक्ट कर सकें। These maps are ideal for visualizing data and change variable across a geographical area like pressure. ये मैप जो है ये आइडियल है विजुलाइज करने के लिए डेटा को जो चेंज होता है जोग्राफिकल एरिया में, स्पेशली प्रेशर में। लाइन आइसोलेप्ट लिंक्स पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिकल वैल्यू सच एज आइसोबार इक्वल प्रेशर, आइसोथर्म इक्वल टेम्परेचर और आइसो हाइट इक्वल एल्टीट्यूड। लाइन जो है वो पॉइंट के साथ लाइन जो है आइसोलेप्ट वो आइडेंटिकल वैल्यूज़ के पॉइंट के साथ लिंक करता है। जैसे आइसोबार में प्रेशर इक्वल रहता है, आइसोथर्म में टेम्परेचर इक्वल रहता है, आइसो हाइट में एल्टीट्यूड इक्वल रहता है। आइसोबार विच आर लाइन कैन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ डेटा विजुलाइज यूजिंग एन आइसोलेट मैप। आइसोबार जो है ये लाइन जो है इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कनेक्ट करता है। क्लासिक एग्जाम्पल है डेटा विजुलाइज करने के लिए, तो आइसोलेट मैप यूज़ करते हैं। सो क्लोरोप्लेथ मैप यूज डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर टू रिप्रेजेंट स्टैटिस्टिकल डेटा अक्रॉस प्रीडिफाइंड एरिया सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी बाय कंट्री और स्टेट्स। क्लोरोप्लेथ मैप यूज़ होता है अलग अलग शेड, अलग अलग कलर रिप्रेजेंट करता है स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रीडिफाइंड एरिया में, जैसे कि कंट्री का पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी को अलग अलग कलर शेड के थ्रू। क्लोरोक्रोमैटिक मैप ऑल्सो नोन एज एरिया क्लास मैप। क्लोरोक्रोमैटिक मैप डिपिक्ट रीजन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज various color, often representing qualitative data like land use or vegetation type. तो क्लोरोक्रोमैटिक जो है ये एरिया क्लास मैप है। क्लोरोक्रोमैटिक जो है यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज का रीजन को डिपेक्ट करता है, अलग अलग कलर्स हैं और ये क्वालिटेटिव डेटा दिखाता है लैंड यूज़ के लिए, वेजिटेशन टाइप के लिए। फॉर एग्जांपल मैप शोइंग डिफरेंट कलर फॉर वेरियस लैंड कवर टाइप सच एज फॉरेस्ट, अर्बन एरिया एंड वाटर बॉडी। जैसे कि एग्जांपल मैप जो है अलग अलग लैंड का अलग अलग कलर दिखाता है, जैसे कि फॉरेस्ट, अर्बन एरिया, वाटर बॉडीज़ के लिए अलग अलग कलर दिखाता है। Schematic map simplifies greater relationship using schematic representation, often abstracting geographical data to highlight specific information. Schematic map जो है सिंप्लीफाई करता है स्पेटियल रिलेशनशिप को, जहाँ पे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया जाता है। एब्स्ट्रैक्टिंग जियोग्राफिकल डिटेल दिखाता है ताकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर सके। इट मे नॉट adhere
टू स्ट्रिक्ट जोग्राफिकल एक्यूरेसी, ये जो है स्ट्रिक्ट जोग्राफिकल एक्यूरेसी को एरर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, A transit map illustrating subway lines and station with the accurate geographical scaling। एक मैप जो है वो सबवे लाइन और स्टेशन को एक्यूरेट जोग्राफिकल स्केलिंग नहीं दिखा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज आइसोलेप्थ। Which one of the following layer or atmosphere is responsible for deflection of radio wave? कौन सा एटमॉस्फेयर का लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल है रेडियो वेव को डिफ्लेक्ट करने में? ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मेसोस्फियर, डी आइनोस्फियर। रेंज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर 37 miles to 1000 किलोमीटर 620 miles above the earth। तो आइनोस्फीयर जो है वो 60 किलोमीटर 37 माइल से लेकर 1000 किलोमीटर तक रहता है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ आयन्स, ये कैरेक्टराइज होता है आयन्स प्रेजेंस होने की वजह से और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से। दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल क्रिएटेड बाय सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल सोलर रेडिएशन की वजह से क्रिएट होता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट एक्सरेज that ionize the atmosphere gases। तो सोलर रेडिएशन से अल्ट्रावायलेट एक्सरे निकलता है तो वो एटमॉस्फेयर के गैसेस को आयनाइज करता है। द आइनोस्फीयर प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेडियो वेव प्रोपगेशन, आइनोस्फीयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है रेडियो प्रोपगेशन के लिए। इट कंटेन्स सेवरल लेयर DE, F1 एंड F2। तो आइनोस्फीयर जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है रेडियो वेव प्रोपगेशन के लिए, और आइनोस्फीयर में भी बहुत सारे लेयर है DE, F1 और F2, ईच विथ वेरिंग डेंसिटी ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रॉन। हर लेयर में आयन और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अलग अलग है। दिस लेयर के रिफ्लेक्ट रेडियो वेव अलाउ देम टू ट्रैवल फार बियॉन्ड द हॉराइजन। ये जो आयनोस्फीयर का लेयर जो है रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है, अलाउ करता है उसको हॉराइजन से भी आगे जाने के लिए। The ability of ionosphere to reflect radio wave depend on the frequency of the radio wave and the state of the ionosphere, which vary with time of day and solar activity। So ये ionosphere का एबिलिटी जो है वो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है, डिपेंड करता है रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी को और आइनोस्फीयर के स्टेट को, जो दिन ब दिन वैरी करता है, सोलर एक्टिविटी को भी वैरी करता है। Given below are two statements, one labeled as assertion A, another labeled as reason R। तो जो दो स्टेटमेंट है उसमें assertion A और दूसरा reason R है। assertion A, area near the equator receive rainfall throughout the year। एरिया जो इक्वेटर में रहता है उसमें रेनफॉल मिलता है पूरे साल भर। रीज़न आर, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेक्शनल रेन इन मोस्ट आफ्टरनून नियर द इक्वेटर। हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी की वजह से कन्वेक्शनल बारिश होता है आफ्टरनून में इक्वेटर के नज़दीक। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबाउट टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है? आर राइट है। So both A and R are true। R is correct explanation of A। A और R true है और R जो है correct explanation A का। both A and R are true but R is not correct explanation of A। A और R true है, R जो correct explanation नहीं है A का। A true है लेकिन R false है, A false है लेकिन R true है। ऑप्शन A correct है। both A and R are true, दोनों A और R true है लेकिन R जो correct explanation है A का। The region near the equator such as tropic tundra receive consistent rainfall throughout the year। तो ये रीजन जो है इक्वेटर के नज़दीक, जो ट्रॉपिक के नज़दीक है, वहाँ पर हर साल बारिश गिरता है। दिस ड्यू टू इंटरट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन्स। ये किसकी वजह से? इंटरट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन की वजह से, ITCZ की वजह से। विद द ट्रेड विंड
from both hemisphere converge leading to frequent cloud formation and rain. तो ये जो ट्रेड विंड जो है दोनों नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में कन्वर्ज करते हैं, उसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन रेन होता है। द हाई टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट मॉइस्चर अवेलेबिलिटी नियर द इक्वेटर कंट्रीब्यूट टू ईयर राउंड रेनफॉल। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, कॉन्स्टेंट मॉइस्चर अवेलेबल रहता है इक्वेटर के नज़दीक और पूरा साल भर कंट्रीब्यूट करता है। रीजन आर जो है ट्रू है। इन इक्वेटर रीजन इंटेंस सोलर हीट ड्यूरिंग द डे warm the earth's surface causing water to evaporate the warm moist air to rise। तो रीज़न आर जो है ट्रू है। इक्वेटर ये रीजन जो है यहाँ पे सोलर हीट जो है इंटेंस रहता है, तो यहाँ पर अर्थ सरफेस वार्म रहता है और वाटर जो है हमें इवापोरेट होता है वार्म मॉइस्ट एयर में। As the air ascends, it cools, leading to condensation of water vapor and the formation of cumulonimbus clouds। एयर ascend होता है, कूल होता है, वाटर वेपर कंडेंसेशन में चला जाता है तो cumulonimbus cloud फॉर्म होता है। The process trigger convectional rainfall which typically occur in the afternoon। और ये जो convectional rainfall trigger होता है इस वजह से आफ्टरनून में रेनफॉल होता है। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दैट हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी नियर द इक्वेटर लीड्स टू कन्वेक्शन रेनफॉल। तो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो रहता है इक्वेटर के नज़दीक उसकी वजह से कन्वेक्शन रेनफॉल होता है विच कंट्रीब्यूट टू द कंसिस्टेंट प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल रीजन। इसकी वजह से कंसिस्टेंट प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व होता है पूरे साल भर इक्वेटोरियल रीजन में। द करेक्ट आंसर इज ए, which is both A and R are true and R is the correct explanation of A। A और R true है और R जो correct explanation है A का।